नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक ऐसे सेशन में जिसमें कि दुनिया अब ये कयास लगा रही है कि क्या अमेरिका यूक्रेन के साथ भी वैसा ही कुछ करने वाला है जैसा कि उसने अफगानिस्तान के साथ किया था। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। चलिए मैं आपको कुछ कहानियां और कुछ न्यूज़ सुनाता हूं, उसके बाद आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप अभी सामने देख रहे हैं कि यूएस टर्निंग यूक्रेन इनटू नेक्स्ट अफगानिस्तान। अब ये लोग कयास लगाना शुरू कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में कुछ समानताएं देखी गई हैं। किस किस चीज़ के बीच में? अमेरिका की जो अफगानिस्तान में गतिविधियां थी उसमें और जो यूक्रेन में गतिविधियां हैं उनमें, इन दोनों में कुछ समानताएं देखी गई हैं। आपके सामने एक तस्वीर है, जरा इस तस्वीर को आप अच्छे से देखें। एक काबुल के अंदर एक अफगानी जो है तालिबानी अपने कंधे पर एक मिसाइल रखे हुए दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से यूक्रेन के अंदर भी आपको ऐसे ही एक व्यक्ति अपने कंधे पर मिसाइल रखे हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये मिसाइलें कौन सी मिसाइलें हैं? असल में ये मिसाइलें जो हैं ये वो हैं जिनके माध्यम से, स्टिंजर मिसाइल इन्हें बोला जाता है, जिनके माध्यम से आप ज़मीन पर खड़ा खड़ा व्यक्ति भी इसे चला सकता है और किसी हवाई जहाज़ को आसानी से टारगेट कर सकता है। यानी कि लो लाइंग कोई एयरक्राफ्ट चल रहा है उसे टारगेट करने में ये सहूलियत देती हैं। इसकी वजह से ये संभव है कि आप जो भविष्य में संभव होने वाली जो लड़ाई का रुख है उसको बदल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रशिया के कोई विमान आकर के यूक्रेन में हमला कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर अपनी तरफ से गोले चला दीजिए। एनीवे, ये आपके सामने एक फिगर है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी तक रशिया का कहना है कि जर्मनी अभी तक 500 स्टिंजर मिसाइल्स यूक्रेन में दे चुकी हैं। अमेरिका पोलैंड यूक्रेन सीमा पर एयरफील्ड बना चुका है, 500 स्टिंजर मिसाइल दे चुका है, एंटी टैंक मिसाइल्स दी जा चुकी हैं, 700 मिसाइल्स नाटो के द्वारा दी जा चुकी हैं। तमाम प्रकार के हथियार जो हैं वो दिए जाने की बात निकल करके आ रही हैं। अब आप पूछेंगे फिर भी इस बात में क्या ताल्लुक है कि अमेरिका वैसा ही सब कर रहा है जैसा उसने अफगानिस्तान के साथ किया था। तो चलिए आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। साथियों, असल में अफगानिस्तान जिसे आज आप तालिबान की वजह से जानते हैं, पहले ये इतना बर्बाद नहीं हुआ करता था। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, आज की स्थिति क्या खराब है? मैंने कहा आज की स्थिति खराब ये है कि उसके यहाँ जो शासन कर रहे हैं उनको भी कोई लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हैं। 48 साल से लगातार वो ऐसे ही बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। कदम कदम पर मौत है, भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है और ऐसी स्थितियां हैं अफगानिस्तान के अंदर कि जब आप नाम लेते हैं आज के अफगानिस्तान का तो आपको लगता है कि जिसको गेहूं दान में दिया जा रहा हो उसके यहाँ पे क्या चीज़ उम्मीद की जा सकती है। गृह युद्ध के हालात, नरसंहार, सत्ता पलट, खूनी क्रांति आदि चीज़ें चलती होती हैं। लेकिन कभी आपने विचार किया कि ऐसा हुआ क्यों अफगानिस्तान में? आइए मैं आपको बताता हूँ। साथियों, शीत युद्ध का समय था। शीत युद्ध कौन सा? जब आपको मालूम हो कि वर्ल्ड वॉर 2 जब समाप्त हुआ 1945 के अंत में, तो दुनिया की दो महाशक्तियां आपस में जो जीत चुकी थी वही अपनी सर्वोच्चता को लेकर, हेजीमोनी को लेकर के लड़ मरी। और वो कौन कौन सी थी? यूएसएसआर और अमेरिका। उनमें लगा कि दुनिया विजेता किसी एक को माने, दो को ना माने। अब विजेता में यूएसएसआर कहे कि मैं बड़ा और अमेरिका कहे मैं बड़ा। असल में ये बड़ेपन की लड़ाई केवल देशों के बीच नहीं थी, अपितु मानसिकताओं के बीच थी, विचारधाराओं के बीच थी। जहां अमेरिका एक तरफ कहता था कि मैं पूंजीपति देशों का पूंजीवादी विचारधारा रखता हूं, वहीं यूएसएसआर कहता था कि मैं साम्यवादी विचारधारा रखता हूं। साथियों, इन दोनों की विचारधाराओं ने दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विभिन्न देशों में आपस में लड़ाया। लेकिन ये दोनों बहुत समझदार थे, कभी 1 to 1 आकर के नहीं लड़े। एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे, दुनिया के दूसरे देशों को अपने लिए एयरफील्ड बनाया, एक तरह से समझिए कि बैटल ग्राउंड बनाया। आपस में लड़ते लेकिन कभी आमने सामने नहीं आते, दूसरे को अपनी लड़ाई का जैसे कहते हैं मुर्गा लड़ाना, कुछ उस तरह से ये देशों को लड़ाया करते थे। इन्हीं में से एक कारनामा हुआ था अफगानिस्तान के साथ। क्या हुआ था अफगानिस्तान के साथ? चलिए मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। साथियों, हुआ ये था कि अफगानिस्तान के अंदर 1933 के अंदर एक राजा बने जिनका नाम था मोहम्मद जहीर शाह। वो 19 साल के थे और उन्होंने 1933 में अफगानिस्तान का राजा बनने के बाद 40 साल तक हुकूमत किया। कहते हैं कि जिस समय उनका शासन था अफगानिस्तान काफ़ी प्रॉस्पेरस कंट्री था, यानी कि एक तरह से ऐसा देश जिसमें कोई भी दूसरी ताकत किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। 1973 में जहीर शाह के चाचाचेरे भाई और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद खान ने तख्ता पलट कर दिया। जहीर शाह उस समय छुट्टियां मनाने इटली गए हुए थे। इसी बीच में दाऊद खान ने एक सैन्य क्रांति के जरिए सत्ता पर कब्जा कर लिया। दाऊद खान ने अफगानिस्तान में 225 साल से कायम राजतंत्र को खत्म कर दिया और कहा
कि राजतंत्र नहीं गणतंत्र चलेगा, यानी एक प्रकार से जनता की हितैषी बात करी। ये कहा कि राजा का शासन नहीं रहेगा, अपितु जनता का शासन होगा। सुनने में तो काफ़ी अपीलिंग लगता है, लेकिन साथियों वो दिन था और आज का दिन है, तब से अफगानिस्तान फुटबॉल बना घूम रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? असल में दाऊद को इतनी हिम्मत देने वाला था कौन? तो आंसर निकल के आता है यूएसएसआर का। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों साहब? क्योंकि असल में जो आज आप तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे किस्तान वाले जो देश देखते हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाते हैं, असल में ये सारे देश पहले 1991 से पहले यूएसएसआर ही हुआ करते थे। और यूएसएसआर में एक बड़ी चाहत थी कि मैं सबसे बड़ा देश रहूं। हालांकि क्षेत्रफल के लिहाज से वो आज भी रशिया के रूप में सबसे बड़ा है, लेकिन उस समय भी उसकी मंशा यही होती थी। और उस मंशा को निभाते निभाते उसने, मेरे प्यारे साथियों, तब तत्कालीन अफगानिस्तान में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए दाऊद को सपोर्ट कर दिया। और कहा जाता है कि इस प्रकार से सोवियत सेना ने सपोर्ट किया कि वहां पर साम्यवादी सरकारें बनना शुरू हुई। यूं समझिए कि 1973 के बाद में एक तरह से अफगानिस्तान में सोवियत के प्रभाव वाली सरकारों ने बनना शुरू किया। यानी एक तरह से ऐसे समझिए कि साम्यवादी सरकारें जो जनता के हित की बातें दिखावे के लिए करती हैं, वैसी सरकारें बनना शुरू हुआ। अमेरिका को लगा कि एक देश उसकी आंखों के सामने निकल गया, एक देश जहां पर उसकी ताकत होनी चाहिए थी वो उसकी आंखों के सामने से चला गया। अब क्या था? अमेरिका ने अफगानिस्तान के उन लोगों को जो साम्यवाद के खिलाफ थे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो साम्यवादी विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा होती है, वो नास्तिक प्रवृत्ति को ज़्यादा एडमायर करती है। नास्तिक बोले तो ईश्वर में विश्वास ना रखने वाली विचारधारा को। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान में ऐसी सरकार बन चुकी थी जो नास्तिक विचारधारा की थी, अर्थात जिनका ना अल्लाह में, ना गॉड में, ना क्रिश्चियन के मतलब जीसस में, किसी में कोई विश्वास नहीं। अच्छा, तो ऐसी सरकारें क्या अफगानिस्तान में सरवाइव कर सकती थी? आंसर है जी नहीं। अमेरिका ने ऐसी सरकारों को हटाने के लिए लोगों में कट्टरपंथ को बढ़ाने का आह्वान किया। अमेरिका ने जो लोग कट्टरपंथी हुआ करते थे या धर्मांध होकर के धर्म के लिए लड़ाई लड़ते थे, उन्हें प्रमोट करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अफगानिस्तान छोड़ करके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाकर छिप गए थे। उनमें से कुछ पख्तून थे, कुछ बलूच थे। अमेरिका ने उन लोगों को अपने दम पर ट्रेनिंग देना शुरू किया। मेरे प्यारे साथियों, जानकर के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने इन लोगों को प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में ट्रेनिंग देना शुरू किया। ट्रेनिंग दे करके इन लड़ाकों को वहां से निकाल करके भेजना शुरू किया अफगानिस्तान में। उन लड़ाकों को ही आप तालिबान के नाम से जानते हैं। असल में इसी के कारण से आपको मालूम होना चाहिए कि 1992 में इस तालिबान के बढ़ते प्रभाव के चलते अफगानी सत्ता कमजोर हो गई, गृह युद्ध यहां पर बढ़ने लगा। 1994 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसी बीच में यूएसएसआर का खात्मा 1991 में हो लिया था। यानी यूं समझिए कि अमेरिका ने धर्म के आधार पर लोगों को एकत्र करते हुए उन लोगों को सत्ता का केंद्र पहुंचाने के लिए उनको धार्मिक रूप से एकत्र किया और कहा कि नास्तिक लोग आप पर शासन कैसे कर सकते हैं, साम्यवादियों की सरकारें हटाई जाएं। यही कारण है कि जो रिलीजियस मदरसे हुआ करते थे, उन्हीं के स्टूडेंट्स को तालिबान नाम दिया गया। तालिबान का मतलब भी स्टूडेंट होता है। और उन्हें लेकर के अमेरिका ने इस प्रकार से वहां पर सत्तारूढ़ सोवियत संघ की सरकारों को हटाया और अपने प्रभाव की सरकार बनाने का निर्णय लिया। लेकिन यह आत्मघाती सिद्ध हुआ, क्योंकि जिस तरह के आप बीज बोएंगे फल वैसे ही तो पाएंगे। अमेरिका ने जब इस तरह की हरकतों से सोवियत रूस को वहां से हटाया, तो सोवियत रूस के लोगों को तो लगा कि बेटा हमारा तो पत्ता कट गया। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अब एक ऐसी चीज दम ले चुकी थी जिसने सोवियत रूस जैसे बड़े देश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तालिबान को अपनी शक्ति पर विश्वास बढ़ने लगा और यही विश्वास उनका बढ़ता चला गया और उन्होंने इसी बात पर पंगा लेने के लिए अमेरिका के खिलाफ, जिस अलकायदा ने ट्विन टावर गिराए थे, जिस ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में आतंक मचाया था, वो अलकायदा जिसको अमेरिका ने खुद पनाह दे के बड़ा किया था, उसको अपने यहां पर पनाह दे दी। अमेरिका के लाख कहने पर भी तालिबान ने अलकायदा को अपने पास से नहीं लौटाया। परिणाम आपके सामने है। उसी अलकायदा को मिटाने के लिए, उसी ओसामा बिन लादेन को मिटाने के लिए अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले करने पड़े। तालिबान का खात्मा करने के लिए लगातार 20 साल तक उसने लड़ाई लड़ी। आज भी वो खाली हाथ होकर के लौट कर चला गया है। आप पूछेंगे सर कहानी तो बड़ी सुनाई आपने, अल्टीमेटली हम तो केवल इतना ही कह पाएंगे सर कि जब दो हाथियों की लड़ाई होती है तो मैदान में घास पिस जाती है। सर सोवियत रूस और अमेरिका की इस लड़ाई में निश्चित ही अफगानिस्तान का नुकसान हुआ।
अब मैं आपको एक ऐसा ही देश मेकिंग दिखा रहा हूं, जैसा कि आपने अभी सुना वैसा ही कुछ आपके सामने अब हो रहा है। किसके साथ? यूक्रेन के साथ हो रहा है। आपको मालूम होगा कि यूक्रेन के अंदर सबसे पहले जब अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था तो रशिया ने, जो कि एक तरह से अपने आप को सक्सेसर मानता है यूएसएसआर का, उसने बहुत मना किया था कि तुम अमेरिकी खेमे में मत बैठो। जब अमेरिकी खेमे में ना बैठने की सजा देने के लिए रशिया यूक्रेन में घुस के चला आया तो अमेरिका खुद युद्ध में भागीदार नहीं बना, अपितु यूक्रेन के अंदर ही कट्टरपंथी लोगों को, जो राष्ट्रवादी सो कॉल्ड हैं, उन्हें ही हथियार देना शुरू कर दिया। यानी खुद के नागरिक तो नहीं, लेकिन लोगों को हथियार देकर लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अल्टीमेटली कर क्या रहा है अमेरिका? कर यह रहा है कि रशिया अगर यूक्रेन का युद्ध जीत भी गया तो कब्जा कभी नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के अंदर इतना पैसा, इतना असलहा घुमा घुमा करके अंदर भेजा जा रहा है, जिसके चलते हुए रशिया को अपनी सत्ता बनाए रखने में बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यानी एक प्रकार से ये समझिए, जिस प्रकार से अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान बर्बाद किया था, कुछ वैसे ही अब बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है यूक्रेन, क्योंकि युद्ध के 20 दिन बीत चुके हैं। हालात ये हैं कि युद्ध के अंदर अब पड़ोसी देशों से निकल करके राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की से मिलने आ रहे हैं। यानी एक तरह से लोग ये मान रहे हैं कि जेलेंस्की सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन जनाब, बहुत बड़ी बातें हैं कि आज अमेरिका इस तरह की पूरी पॉलिसी अपनाते हुए आज यूक्रेनियंस के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, ये यूक्रेनियंस को भी समझना होगा, सोवियत रूस को भी समझना होगा, क्योंकि सोवियत रूस के सक्सेशन को रूस आगे बढ़ा रहा है। यानी कि रशिया को लगता है कि वो सोवियत रूस है, उसे भी समझना होगा कि आज लोकतंत्र की व्यवस्थाएं सबसे ज्यादा जनता के द्वारा पसंद की जाती हैं। लेकिन सब महाशक्तियों के बीच में पिस रहा ये देश आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको यह घटनाक्रम जोड़ने में आसानी रही होगी। मैं एक और आपको रेफरेंस के माध्यम से इस बात को समझाना चाहूंगा कि वर्तमान के टाइम में मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि युद्ध होगा, दुनिया में मंदी आएगी, हथियारों की बिक्री कम होगी, लेकिन आपको मालूम है इस समय हथियारों की बिक्री के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि यूरोप के अंदर तो इंपोर्ट्स और बढ़ गए हैं। यानी एक तरह से ये समझिए कि जब भी अस्थिरता आती है तो जो भी मतलब बिक्री करने वाले लोग होते हैं उनकी दुकानें चमक जाती हैं। आपके सामने अमेरिका का उदाहरण है, जो कि दुनिया में 39% हथियारों का एक्सपोर्ट आज करता है। यानी कि स्थिति स्पष्ट है कि अल्टीमेटली सबको अपने अपने भले की पड़ी है। अमेरिका हमेशा व्यापार देखता है, यूएसएसआर के रूप में सक्सेसर बना रशिया अपने लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, बीच में बनने वाले लोग पिसते रहेंगे। युद्ध के बारे में अगर मैं आपको अपडेट दूं तो कुछ लोगों ने अभी हाल ही में इस न्यूज़ को चलाना शुरू किया था कि चाइना जो है वो रशिया का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना ने अपने द्वारा इस बात को डिनाई किया है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो रशिया का सपोर्ट कर रहा है। ऐसी ये न्यूज़ बेकार न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है। इसी प्रकार से 4th राउंड ऑफ रशिया यूक्रेन वार्ता जो है वो हाल ही में आज आयोजित की गई है। देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। जैसा भी होगा आप लोगों को हम जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में अनअकैडमी पर सभी सब्सक्रिप्शंस पर 20% ऑफ चल रहा है। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर दिए हुए हैं। आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। यूज़ माई रेफरल कोड अंकित 10, अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। अपना ख्याल रखें।